मदन रात भर करवटें बदलते रहा, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। हर करवट के साथ उनकी खटिया चूचू की आवाज करती, मानो उसे मदन का बार बार करवट बदलना पसंद नहीं और उसे तकलीफ हो रही है। वो बिस्तर से उठकर 4-5 बार लघु शंका के लिए गया, जबकि उन्होंने रात में ज़्यादा पानी नहीं पिया था। वह रजाई को कभी सिर तक ढकते तो कभी छाती तक। कभी कभी वह उसे अपने पैरों की तरफ ढकेल देते, लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करते, पर सफलता नहीं मिलती। भगवान का नाम लेने की कोशिश करते तो मन उचटकर कहीं और चला जाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात बड़ी लंबी लग रही थी। काफी जागरण के पश्चात सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेरता क्षितिज पर उदय हुआ, मगर यह लालिमा मदन के ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव के कारण उनके जीवन में आई कालिमा को मिटाने पाने में असमर्थ थी। रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि मदन को अपने पुश्तैनी मकान में नींद ना आए, वो भी अपनी खटिया में। मदन के लिए उनका पुश्तैनी मकान ही उनका चारों धाम था। आधा पक्का और आधा मिट्टी से बने खपरेल घर में मदन अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। घर में 8-10 कमरे, एक बड़ी ओसारी और बीच में एक बड़ा सा आंगन था। सुबह के समय आंगन में सूरज भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते, अतः ठंड के दिनों में घर के सब लोग सुबह आंगन में ही आकर बैठ जाते, खासकर महिलाएं और बच्चे। घर के अगल बगल खेत और बगिया थी। बगिया की तरफ बिजली वाला 5 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ था। पीछे की तरफ जानवरों के लिए एक बड़ा सा कम ऊंचाई का ओसारी नुमा कमरा बना था। शादी ब्याह के समय खाने की पंगत ओसारी में बैठती और शादी आंगन में होती। इस मकान की दीवार में लगी मिट्टी और ईंटें मदन के दद्दा ने स्वयं अपने हाथों से ढोया और लगाया था। सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पुरानी एक हत्थे की लकड़ी की कुर्सी में कुछ चिंतित, सुस्त और शांत बैठे मदन एकटक अपने घर की तरफ देख रहे थे। छोटे अपने भाई के मन की चिंता को समझ गए, पर वह असहाय महसूस कर रहे थे। वह एक निम्न मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिसकी आमदनी की पूंजी जोड़ने लायक नहीं होती। मदन और उनके भाई बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के थे। उनके पास जो भी रहता था उसी में वह सुखपूर्वक गुजारा बसर कर लिया करते थे। मगर कुछ जिम्मेदारियां और ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो इंसान को कमज़ोर और लाचार बना देती हैं। मदन और छोटे इस समय कुछ ऐसी ही दशा से गुजर रहे थे। भगवान यदि किसी को बिटिया दे तो उसे गरीब ना बनाए। आज मैं चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे संपन्न घर का स्वप्न नहीं देख सकता, मदन ने मन ही मन सोचा। ज़मीन बेचने के अलावा कोई भी दूसरा उपाय उसके पास था ही नहीं। ये बात भैया को समझनी पड़ेगी। वहीं पास में बैठे छोटे ने मन में विचार कर लिया। जमीन दद्दा की जमीन, पूर्वजों की जमीन। 3 एकड़ दद्दा को उनके हिस्सा बांट में मिला था और 3 ही एकड़ दद्दा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा। ददन के लिए यह जमीन भगवान से भी ज्यादा बढ़कर थी। वह दद्दा के साथ बचपन से इन खेतों में जाते थे। उन्होंने अपने दद्दा का इन खेतों के प्रति लगाव और स्नेह बिल्कुल निकट से देखा था। दद्दा खेतों को अपने पूर्वजों की तरह पूछते। वह रोज खेतों को 2 चक्कर जरूर लगाते। कई बार मदन ने सूरज भगवान से प्रार्थना किया कि हे सूरज भगवान, यदि अगला जन्म इंसान का मिले तो फिर से इन्हीं खेतों में जिंदगी बिताने का अवसर भी मिले। मैं हर रविवार आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, कृपया आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिएगा। एक स्वाभिमानी इंसान मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। मदन कई सालों से रविवार का व्रत रख रहे थे। रविवार का व्रत रखने से क्रोध शांत होता है, ऐसा उन्हें बसदैया अघोर ने बताया था। बसदैया अघोर का इस गांव से नाता कई पीढ़ियों पुराना है। वह साल में 3-4 बार गांव आकर अपने लिए कुछ अन्न पानी का जुगाड़ कर लेता। कभी कभी वह लोगों का हाथ देखकर जीवन भाग्य, शादी और विद्या रेखाओं के बारे में बता दिया करता। उसके धर्म कर्म के बारे में भी कुछ जानकारियां थी। मदन की अम्मा बसदैया से हर बार एक ही प्रश्न पूछती थी, मरने से पहले मुझे बुढ़ापे का कष्ट तो नहीं झेलना पड़ेगा? बसदैया का एक ही जवाब होता, अम्मा तुम चलते फिरते ही मर जाओगी। कब, कितनी उम्र है मेरी? अम्मा आगे पूछती। तिथि, महीना और बरस यह सब हम नहीं बता सकते अम्मा, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ और झूठ बोलना मैंने कभी सीखा नहीं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस विद्या में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। सही बोल रहे थे बसदैया, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह कहकर अम्मा उसकी खुली हुई गठरी में 2 कुरई गेहूं और चने की दाल डाल देती। बड़ा भोला भाला इंसान है बसदैया। घोर तपस्या करने के बाद ही अघोर बनते हैं, पर इसमें तपस्या का अभिमान बिल्कुल नहीं है। मदन की अम्मा बसदैया के जाने के बाद खुद ही बोल पड़ती अपने आप से। बसदैया अघोर की कुछ भविष्यवाणियां सही भी हुई थी। उसके गांव के कौद्दे गौतम को बचपन में ही बोल दिया था कि वह विदेश जाएंगे और ऐसा सच में हुआ। कौद्दे बचपन में बड़े उद्दंड और टंट पलीहा थे।
और उनका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन बाद में कौदे पढ़ाई के प्रति लगनशील हो गए और बड़े इंजीनियर बने। वह पूरे 3 साल विदेश में रहे। मदन को उदास देखकर सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए छोटे अपने मन की बात बोले, भैया खेती से जब आमदनी नहीं होती है तब कोई ज़मीन बेच देने में क्या हर्ज है। छोटे, ज़मीन बेचने की बात दोबारा मत करना, मैं अपने पुरखों की ज़मीन कभी नहीं बेचूंगा। मदन भावावेश में आकर हिदायत देते हुए अपने भाई छोटे से बोले। छोटे चुप हो गए। वह मदन का बड़ा लिहाज करते थे और कभी उनसे बात में नहीं भिड़ते थे। भतीजी की शादी को लेकर छोटे भी परेशान थे बहुत। मदन का चेहरा कुछ सिकुड़ गया और उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह गुस्से में है। गुस्से के समय उनके चेहरे की आकृति बिगड़ जाती और देखने में वह कुछ अजीब से लगते। अम्मा अक्सर कहती ही कि मदन नकचड़े और छिरहा है। गुस्सा उनकी नाक में रहता है पर वह दिल से बड़े साफ हैं। उनका गुस्सा इतनी जल्दी आता है उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। चाय के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। किसान का नाश्ता तो गुड़ चना और चाय ही होता है। नवंबर का महीना था। ठंड जोर पकड़ रही थी। खेतों में जुताई और बुवाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। हर साल की तरह मुख्यतः गेहूं ही बोया जा रहा था। कुछ खेतों में रहीला, चना और मसूरी भी बोई जा रही थी। चारों तरफ ट्रैक्टर और पंप की आवाज़ सुनाई देती। ट्रैक्टर और डीजल पंप से निकले धुएं ने वायुमंडल के काफ़ी ऊपर हिस्से तक अपनी पहुंच बना ली। ऐसा लगता मानो यह धुआं ऊपर जाकर नीले आकाश को धुंधला कर देगा। खेतों में सफ़ेद रंग के बुकले अपने भोजन की व्यवस्था में इधर उधर घूमते रहते। लोग कहते हैं कि यह बुकले हर साल इस मौसम में दूसरे देश से भारत आते हैं। यह हमारे अतिथि हैं और हमारी भलाई के लिए आते हैं। मदन और उनके भाई छोटे खेती का काम देखते जबकि भूरे व्यापार संभालते थे। भूरे के अनुसार व्यापार बिना फायदे का था पर वह इस सोच के साथ इसमें जमे हुए थे कि एक ना एक दिन व्यापार से उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। भूरे सकारात्मक सोच के थे और संघर्ष की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। संघर्ष की भावना उन्हें अपने खानदान से मिली। मदन और छोटे भी उनका हौसला बढ़ाते रहते। तीनों भाइयों का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास आसपास के इलाके में एक उदाहरण था। मदन खेत में काम करते करते समय भी कुछ परेशान थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी खेती से क्या फ़ायदा जिससे घर की छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी ना हो सके। इसी कारण लोग खेती से दूर भाग रहे हैं। यदि इस दिशा में जल्द ही कुछ प्रयास नहीं किए गए तो लोग खेती करना बंद कर देंगे। इसके बाद खेती भी उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी और तब आम लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो गोभी हम 2 रुपये किलो में बेचते हैं वह बाजार में 30 रुपये किलो में बिकती। उद्योगपतियों के हाथ में खेती जाने के बाद यह गोभी 100 रुपये किलो बिकेगी। इसका नाम बदलकर कुछ अंग्रेजी नुमा नाम हो जाएगा। मकई का हाल हम सबको पता है। पहले इसे बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था पर आज यह रईसों के खाने की टेबल में सम्मान पाता है। इसी तरह कोदव को गरीबों का भोजन कहा जाता है पर आज यही कोदव कोडो राइस के नाम से 5 स्टार होटल की डिश है। जो लोग इसकी तरफ देखते तक नहीं थे आज बड़े सम्मान के साथ इसे खाते हैं और कई गुना पैसा अदा करते हैं। सच में हम भारतीय गुलाम मानसिकता लेकर पैदा होते हैं। ये शायद कई वर्षों की गुलामी झेलने के कारण हुआ है पर अब तो हम लोगों को अपने अंदर स्वाभिमान की भावना जगानी चाहिए। खैर ऊपर वाला कुछ ना कुछ विधान सोचकर रखा ही होगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।